अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज जो है वो बनाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प दिला सकते हैं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप। ये देखिए दोस्तों, क्या ज़बरदस्त कोड बोली गई है कि कहीं पर पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी लोग होते हैं जो एक चीज़ पर ही अटके रहते हैं, काफ़ी लोग होते हैं जो पास्ट में ही अटके रहते हैं, और अगर पास्ट में ही अटके रहे फिर आगे कहीं पर नहीं पहुंच पाते हैं। और इसीलिए कहीं पर अगर आपको जाना है, कहीं पर पहुंचना है, तो बट ऑब्वियस है कि जहां आप पहले हो वहां से आपको निकलना ही पड़ेगा। और वहां से निकलना है तो आपको खुद को इंटरनली स्ट्रांग जो है वो बनाना ही पड़ेगा। ये बात अलग होती है कि निकल ही नहीं पा रहे हैं, हो ही नहीं पा रहा है, हो ही नहीं सकता है, फिर हो ही नहीं सकता है तो फिर जाओ ही मत। फिर यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो सिचुएशन है, उसको ब्लेम करके क्या मतलब है? जब आप खुद ही नहीं जाना चाह रहे हो, जब आप खुद ही कोशिश नहीं कर रहे हो निकलने की, फिर आप सिचुएशन को ब्लेम करके क्या मतलब है? अगर आपको पहुंचना है, अगर आपको अपनी मंजिल तक जाना है, तो फिर यहाँ से तो निकलना ही पड़ेगा। ये जो पास्ट है इससे आपको निकलना ही पड़ेगा। तभी आप प्रेजेंट में कुछ ऐसी योजना बना सकते हो जिससे कि आप फ्यूचर को स्ट्रांग कर सको। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो पास्ट में रहता है वो पास्ट में ही रह जाता है, जो प्रेजेंट में जीता है वही अपना फ्यूचर स्ट्रांग बना सकता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के इस लेक्चर में हम 4th मई का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। सबसे पहले मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो ये जो स्टेट है, ये स्टेट कौन सा है ये आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, स्टेट के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी वो इन्फॉर्मेशन लिखना है, और फिर आपको वीडियो को रिज्यूम करना है। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक कोड जो है वो लॉन्च किया गया है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, जो है कंबाइंड एग्ज़ाम के लिए, जो एमपीएससी की कंबाइंड एग्ज़ाम होती है उसके लिए कोर्स लॉन्च किया गया है। और इस कोर्स में आपको सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेगी। टोटल 50 दिन का ये कोर्स रहने वाला है। कंबाइंड एग्ज़ाम मतलब पीएसआई, एसटीआई, एएसओ के लिए। अब इसमें आपको अलग अलग जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर अगर आपको कोड ज्वाइन करना है तो रेफरल कोड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा MMBean, क्योंकि यहाँ पर लाइव सेशंस होने वाले हैं। लाइव सेशन में मैं भी यहाँ पर एक सेशन ले रहा हूँ करंट अफेयर्स का, जहाँ पर सारे करंट अफेयर जो है, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है, वो सब यहाँ पर कवर किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PDF सब आपको मिलेंगे। इंटरेक्टिव लेसन्स आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, डाउट्स आपके क्लियर हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल साइंस जो है उसका भी यहाँ पर आपको एक बैच नज़र आएगा। जनरल साइंस में भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, तो ये भी आपका क्लियर कट लिया जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो सी सेट का पेपर है वो भी लिया जाएगा। तो सी सेट का पेपर जो है, मतलब सी सेट का जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो वो भी यहाँ पर कवर किए जाएंगे। मतलब ये काफ़ी हाई स्कोरिंग बैच है जिसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं कंबाइंड एग्ज़ाम में। तो अगर आपको क्लियर करना है तो जल्द से जल्द यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो है वो लीजिए और इस बैच को ज्वाइन कीजिए। उसके लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है, रेफरल कोड MMBean। तो जल्द से जल्द MMBean ये कोड का इस्तेमाल करके आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो आइए यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर ये जो टैबलेट है उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। अब देखिए, इस टैबलेट के बारे में हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हो। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो वीडियोज़ है वो आप रेगुलरली फॉलो किया कीजिए, जिससे कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी क्लियर हो जाए और उसी के साथ साथ जो रिविजन है आपकी वो भी कंप्लीट हो जाए। और PDF जो मैं सेंड करता हूँ टेलीग्राम पर, उसके थ्रू आप हर संडे को, क्योंकि संडे को हमारा लेक्चर नहीं आता है, तो हर संडे को आप रिवीजन जो है वो कर सकते हो, जिससे कि जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं हफ्ते भर में वो आपके रिवाइज होते रहेंगे। क्योंकि काफ़ी लोग जो है ये भी कहते हैं कि वो पढ़ते हैं लेकिन उन्हें याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं। उसका एक मेन कारण यही है कि रिवीजन जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है। रिवीजन अगर आप करोगे तो आप भूलोगे ही नहीं। और इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि रिवीजन अगर आप करोगे, हर हफ्ते में अगर आप रिवाइज करोगे, तो आपको मंथली रिवाइज करने में भी काफ़ी आसानी जाएगी। तो यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल है इसमें इसी के बारे में बात की गई है, जो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है उसी के बारे में यहाँ पर जिक्र जो है वो किया गया है। अब ये वाला आर्टिकल जो है, ये वाला आर्टिकल बात कर रहा है एसी के बारे में। अब एसी जो है वो किस तरीके से यहाँ पर रखा जाना चाहिए, कितना यहाँ पर बंद रखा जाना चाहिए, कौन से लेवल पर रखा जाना चाहिए, तो इसी के बारे में गाइडलाइंस जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस आर्टिकल में हम वो चीज़ देखने की कोशिश करेंगे।
अब अगर हम एडिटोरियल पेज और आइडियाज पेज के बारे में देखते हैं तो यहाँ पर न्यू कैपिटलिज्म जो है उसके बारे में ये आर्टिकल जो है बात कर रहा है। नया कैपिटलिज्म क्या आने वाला है, ये वाला जो आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल बात कर रहा है किस तरीके से यहाँ पर जो इकोनॉमी है वो आगे बढ़ सकती है पेंडेमिक के बाद, जो ग्लोबल सिनारियो है वो किस तरीके से हो सकता है। और ये वाला जो आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसके बारे में जिक्र कर रहा है। तो अब आर्टिकल के थोड़ा बाहर जाकर, थोड़ा बियॉन्ड जाकर हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। बाकी ये वाला जो आर्टिकल है ये भी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला आर्टिकल कृषि प्रधान के बारे में बात कर रहा है, तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी चेंजेस हुए हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है, तो इस पर भी हम नज़र डालेंगे। बाकी ये वाला आर्टिकल जो है ये भी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आइए पहले आर्टिकल पर जाते हैं जहां पर एसी के बारे में बात की गई है। एसी कितना यहाँ पर रखा जाना चाहिए, अगर आप एसी इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर एसी जो है वो कौन से लेवल पर रखा जाना चाहिए, इसके बारे में बात की गई है। अब देखिए आर्टिकल पर जाने से पहले कुछ जो यहाँ पर साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से जो बातें हमें ध्यान में रखनी है उसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तभी वीडियोज़ जो है उसका मतलब बनेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एनर्जी सेविंग किस तरीके से होती है, मतलब फॉर एग्जांपल आप 16 से लेकर अगर 32 तक जो एसी है उसे अगर बढ़ा सकते हो, तो फिर यहाँ पर आप अगर कम करते हो तो एनर्जी सेव होगी, या फिर जो टेम्परेचर है वो बढ़ाते हो तो एनर्जी सेव होगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपने 20 पर रखा है और 20 से अगर आप 19 पर लेकर जाते हो तो एनर्जी जो है वो सेव होगी या फिर ज़्यादा एनर्जी लगेगी। बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो एसी है उसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, मतलब आपकी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जलेगी। अगर आप 20 से 21 पर लेकर जाते हो तो यहाँ पर जो एसी है उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ पर कम लगती है। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो आपको पता रहना चाहिए, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में पूछा जा सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि करंट सिनारियो में, करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम आर्टिकल में देखते हैं तो समर जो है वो अब आ चुका है, पूरी तरीके से आ चुका है, और यहाँ पर आउटब्रेक जो है वो भी चल रहा है। अब जब समर आता है तो बट ऑब्वियस है एसी का इस्तेमाल जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और टेम्परेचर जो है वो भी हमारे यहाँ पर 45 टू 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है कोई कोई एरियाज़ में। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है कि एसी जो है उसका इस्तेमाल किया जाए, कूलर जो है उसका इस्तेमाल किया जाए। अब यहाँ पर कूलर की बात क्यों नहीं हो रही है, एसी की ही बात क्यों हो रही है कि यहाँ पर एसी जो है उसी में प्रॉब्लम है, कूलर में प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर उसी के भी बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। अब नंबर ऑफ रिसर्चर जो है उन्होंने यहाँ पर प्रेडिक्ट किया है कि नोवेल कोरोना वायरस जो है वो यहाँ पर हाई टेम्परेचर्स पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब ऐसे सिनारियों में सवाल ये भी आता है कि फिर दुबई जो है वहाँ पर भी सर्वाइव कर रहा है, जो सिंगापुर है वहाँ पर भी अब ठीक है दुबई में खैर यहाँ पर अगर ठंडकाला भी हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो सिंगापुर है वहाँ पर तो वो इक्वेटर के पास है, वहाँ पर तो ज़्यादा टेम्परेचर हमें देखने को मिलता ही है ना। और उसी के साथ साथ अब सिंगापुर जो है उसका जो केस है वो यहाँ पर लिंक करते हैं हम जो हमारे कूलर्स होते हैं उससे, ठीक है, वो कैसे करेंगे हम आगे देखते हैं। तो ठीक है, सिंगापुर आप देख सकते हो, तो हर जगह पर यहाँ पर हमें कोरोना वायरस जो है देखने को मिल ही रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेम्परेचर। अब यहाँ पर देखिए जो गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई है, इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर इंजीनियर्स, इनके द्वारा उन्होंने कहा है कि टेम्परेचर जो है 24 टू 30 के बीच में यहाँ पर मेंटेन किया जाना चाहिए एसी में घर पर, ठीक है। और उसी के साथ साथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव यहाँ पर देखने को मिलता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो कि यहाँ पर डिस्टिंग्विश करता है सिंगापुर और उसी के साथ साथ एसी या फिर कूलर के बीच में। अब यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो यहाँ पर 40 टू 70% रहनी चाहिए, मतलब यहाँ पर ड्राई नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर 40 टू 70% यहाँ पर ह्यूमिडिटी जो है वो रहना चाहिए, तब जाकर यहाँ पर मोस्ट सूटेबल जो है वो माना जा सकता है। स्टडी जो कंडक्ट की गई है वेरियस RH लेवल पर, उन्होंने ये बताया है कि यहाँ पर जो वायरल कल्चर मेथड्स है, लो टेम्परेचर, ये एयरबॉर्न इन्फ्लुएंजा जो है उसके सर्वाइवल के लिए यहाँ पर जो काफ़ी सूटेबल होता है। और अगर आप देखोगे अगर यहाँ पर टेम्परेचर जो है मॉडरेट रखते हैं हम, तो यहाँ पर क्या होता है उनके सर्वाइवल रेट जो है काफ़ी कम हो जाते हैं, और अगर हम 30 डिग्री से ज़्यादा देखते हैं तो सर्वाइवल रेट जो एकदम मिनिमल हो जाता है जो वायरस है उसका। अब ये जो वायरस है इसका जो सर्वाइवल रेट हम देख रहे हैं, ये सर्वाइवल रेट जो चीज़ें हैं उस पर देख रहे हैं, इंसानों के अंदर नहीं। इंसानों के अंदर टेम्परेचर जो है मेंटेन होता है, लेकिन बाहर जो चीज़ें हैं उस पर देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेपर रखा हुआ है, पेपर पर अगर वायरस है तो वो अगर पेपर धूप में रखा जाता है, अगर वो गर्मी में रखा जाता है तो वायरस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वही अगर वो एसी में रहता है, अगर 20 डिग्री कम टेम्परेचर में रहता है तो ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव कर पाएगा, ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर पाएगा, जिससे कि अगर उस पेपर को कोई हाथ लगाता है तो उस इंसान के शरीर में वायरस जो है वो जा सकता है।
अब यहाँ पर जो रिसेंट स्टडीज़ की गई है सार्स कोव 2 के बारे में, तो उन्होंने ये पाया है कि सरफेस जो है जो 4 डिग्री के आसपास होते हैं, मतलब कम टेम्परेचर आप समझ लीजिए, तो वहाँ पर ज़्यादा सूटेबल होता है, 14 दिनों तक वायरस रह सकता है। और वही अगर आप 37 डिग्री सेल्सियस देखते हो तो वो 1 दिन तक रह सकता है, और 56 डिग्री सेल्सियस अगर आप देखते हो तो 30 मिनट तक रह सकता है। मतलब टेम्परेचर जो है ये यहाँ पर काफ़ी अच्छी भूमिका निभाता है वायरस जो है, इन्फ्लुएंजा जो है, उसे मारने के लिए। अब दूसरा सवाल ये भी आता है कि ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी देखिए, ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए। अब कूलर अगर आप देखोगे कंपैरेटिवली ज़्यादा ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करता है, और इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो एसी है वो ज़्यादा हानिकारक है एज़ कम्पेयर टू कूलर्स। और उसी के साथ साथ सिंगापुर भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पर जो ह्यूमिडिटी है ना, ह्यूमिडिटी अगर आप देखोगे इक्वेटोरियल रीजन में तो कंपैरेटिवली हमें ज़्यादा देखने को मिलती है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर देखोगे आप, इन्फ्लुएंजा जो उसका सर्वाइवल रेट यहाँ पर कम देखने को मिलता है अगर वहाँ पर ह्यूमिडिटी हम ज़्यादा देखते हैं, और उसी के साथ साथ जो टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा देखते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो इन्फेक्टिविटी जो है कोरोना वायरस की, उसको यहाँ पर अफेक्ट करता है। मॉइस्चर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर है। तो यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट जो है, ह्यूमिडिटी जो है वो यहाँ पर ज़्यादा रहनी चाहिए, 40 to 70 रहनी चाहिए, तब जाकर यहाँ पर वायरस जो है वो इन्फेक्ट नहीं करेगा, मतलब सर्वाइव नहीं कर पाएगा ज़्यादा देरों तक। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी जो गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है, एक तो ये की गई है कि आप 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक आप एसी टेम्परेचर रखो, और 40 to 70% जो है वो ह्यूमिडिटी रखो। दूसरा यहाँ पर गाइडलाइन जो प्रोवाइड की गई है वो ये है कि अगर आप कूलर शुरू भी रख रहे हो, उसके बाद भी जो आउटडोर है उसकी भी एयर आप आने दीजिए, मतलब जो एयर इनटेक है वो आप यहाँ पर लीजिए, जिससे कि क्या होगा, नेचुरल यहाँ पर एयर जो है वो एंटर करेगी, और उससे यहाँ पर जो इन्फ्लुएंजा है वो सर्वाइव करने में उसे प्रॉब्लम होगी। तो ये यहाँ पर गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है, तो आप भी इस गाइडलाइन के हिसाब से ही एसी अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो आप कीजिए, जिससे कि हम जो पेंडेमिक है, जो कोरोना वायरस है, उससे लड़ सके। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है अनहर्ड एंड अनसीन। अब यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में बात कर रहा है। अब देखिए कोविड-19 जो है, कोरोना वायरस 19 जो है, ये यहाँ पर ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक हिवॉक जो है वो कॉज कर रहा है, जिसमें लाइव्स और लाइवलीहुड्स दोनों यहाँ पर डिस्ट्रॉय जो है वो होते जा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया पर्टिकुलरली वल्नरेबल है वास्ट इनफॉर्मल वर्कफोर्स के जरिए। या यहाँ पर जो लेबर्स है, सोशल एंड हेल्थ प्रोटेक्शन है ना, इल इक्विप्ड है सारी चीज़ें, जो मेडिकल बोलो, इकोनॉमिक शॉक बोलो इस वायरस की वजह से, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है इंडिया जैसी, काफ़ी वल्नरेबल है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जब हम यहाँ पर फॉर्मल और इनफॉर्मल इकोनॉमी के बारे में देख रहे हैं, तो फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर जो है इसमें डिफरेंस क्या होता है, और कौन कौन से फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो फॉर्मल सेक्टर है, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज़ है, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज़ है वो सभी यहाँ पर फॉर्मल सेक्टर में आएंगे। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज़ है। और उसी के साथ साथ ऐसी फर्म्स या ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो है वो 10 से ज़्यादा हो, तो वो यहाँ पर जो फॉर्मल इकोनॉमी है उसमें गिने जाएंगे। और यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर अगर ये है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो मजदूर है वो 10 से ज़्यादा मजदूर लेकर आ गए और उन्हें पर डे के बेसिस पर हम पैसे दे रहे हैं, और वो फॉर्मल सेक्टर में नहीं गिने जाएंगे। यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर जो सैलरी है वो अगर प्रोवाइड की जाती है, सैलरी स्लिप अगर यहाँ पर निकाली जाती है, तो फॉर्मल सेक्टर में हम गिनेंगे। और यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है, जो कि 10 एम्प्लॉयज़ से कम यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, उन्हें मोस्टली यहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर जो है कहा जाता है। फॉर्मल सेक्टर अगर हम देखते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है ना, महिंद्रा है, एनटीपीसी है। अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर देखते हैं तो जो फार्मर्स है वो यहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं। एग्रीकल्चर लेबरर्स जो है, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज के जो ओनर्स है ना, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, गीग इकोनॉमी में होते हैं। गीग इकोनॉमी मतलब क्या होता है? गीग इकोनॉमी मतलब होता है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर। फॉर से कि अगर जो स्टंट मैन होते हैं, जो मूवीज़ है, मूवीज़ में जो एक्टर काम कर रहा है ना, एक्टर काम कर रहा है और एक स्टंट मैन भी होता है अगर उसके स्टंट परफॉर्म करना है तो। अब स्टंट मैन आ रहा है, उसे एक पर्टिकुलर स्टंट दिया गया है कि ये स्टंट आपको करना है और फिर आपको पैसे मिल जाएंगे, आप चले जाइए। तो ये क्या है? ये गीग इकोनॉमी है कि यहाँ पर पर्टिकुलर सेक्टर में आपको बुलाया गया है पर्टिकुलर काम करने के लिए, वो काम खत्म हो जाएगा, आपको वहाँ पर पैसे मिल जाएंगे उस काम के, फिर आप चले जाओगे।
लेकिन अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो एम्प्लॉय बनकर, तो वो आप मंथली बेसिस पर काम कर रहे हो, है ना। मतलब आप किसी पर्टिकुलर काम के लिए नहीं बुलाया गया है आपको, वहां पर आप एम्प्लॉय हो, आप उस चीज पर काम कर रहे हो। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको बोला गया कि ये फाइल मुझे कंप्लीट करके दे देना और आपने वो फाइल कंप्लीट कर दी, उसके बाद आपको निकाल दिया, ऐसा नहीं होता है, फिर दूसरी फाइल आपको दी जाती है। तो मतलब आप एम्प्लॉय हो, रेगुलर एम्प्लॉय हो, फॉर्मल इकोनॉमी में हो। और ये हम गीग इकोनॉमी कहते हैं, जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर फॉर्मल और इनफॉर्मल जो सेक्टर्स होते हैं उन्हें कभी कभी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है उस नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है उसे हम कंप्लीटली निग्लेक्ट करते आ रहे हैं। इनफॉर्मल इकोनॉमी जहाँ पर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलता है, वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा निग्लेक्शन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे लास्ट काउंट 90.6% इंडिया का जो वर्क फोर्स है वो इनफॉर्मली एम्प्लॉयड है। सोचिए आप 90.6%, मतलब 100 में से 90 लोग जो है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, सिर्फ 10 लोग जो है वो फॉर्मल इकोनॉमी में काम कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर क्या हुआ है, बेसिकली अगर हम इकोनॉमिक सर्वे देखते हैं, इकोनॉमिक सर्वे अगर आपने मेरा देखा है उससे मैंने आपको बताया जो शेयर है यहाँ पर जितने लोग एम्प्लॉयड है, ठीक है, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयमेंट से इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर इतने लोग एम्प्लॉयड है, क्लियर है, इतने लोग एम्प्लॉयड है, इसमें हमें जो रेगुलर वेज वाले हैं, ठीक है, आप मतलब समझ लीजिए फॉर्मल सेक्टर में, ठीक है, रेगुलर वेज एम्प्लॉय समझ लीजिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप समझ लीजिए जो इसमें है जो विमेन है रेगुलर वेजेस में, ठीक है, रेगुलर वेजेस में ही जो विमेन है और जो कैजुअल लेबर्स में आते हैं। इस तरीके से अगर सेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि यहाँ पर हमारे यहाँ जो रेगुलर वेज एम्प्लॉयज़ हैं उनकी यहाँ पर तादाद जो है वो इंक्रीज़ हुई है, उनकी तादाद इंक्रीज हुई है। पहले मतलब इतनी थी तो अब यहाँ पर इतनी भी बढ़ चुकी है, क्लियर है। और जो विमेन रेगुलर वेज एम्प्लॉयज़ है उनकी भी संख्या यहाँ पर बढ़ी है। ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे मेरा नहीं देखा है तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सारी चीज़ें। तो ये भी यहाँ पर क्या हुआ है, इंक्रीज हुई है। और जो कैजुअल लेबर ये है वो यहाँ पर कम हुआ है, जो कैजुअल लेबर का है वो यहाँ पर हमें कम जो है वो होता हुआ देखने को मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, ओके। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये भले ही यहाँ पर हमें देखने को मिला हो, लेकिन अभी क्या होने वाला है, अभी यहाँ पर जो जॉब्स है वो जाने वाली है, लोगों की काफ़ी ज़्यादा जॉब जाने वाली है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर जो है फिर से यहाँ पर इसकी तादाद जो है वो बढ़ने वाली है। अब यहाँ पर इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जो है ये इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मल जॉब से ये जो वर्कर्स है वो लूज कर देंगे, है ना। तो इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है उस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर हम फॉर्मल एंटरप्राइज देखते हैं तो ये लाइकली टू कंटिन्यू है कि इनफॉर्मल वर्कर जो है उनको यहाँ पर हायर करते रहेंगे, जिससे कि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहे। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई बिजनेस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एमएम एकेडमी है ना, एमएम एकेडमी। अब इसमें क्या होगा, इसमें अगर मैं हायर करूँ, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को हायर करूँ और वो अगर मैं मंथली बेसिस पर करूँ, ठीक है, फॉर्मल इसमें करूँ, तो उसमें क्या होगा, मुझे रेगुलरली सैलरी जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, रेगुलरली मुझे सब कुछ देना पड़ेगा, उनको जो बेनिफिट्स होते हैं वो देना पड़ेगा, जो लीव है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, सब कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर के लेने लग जाऊँ, मतलब क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर के तौर पर काम करने लग जाऊँ कि यहाँ पर मैं जो भी लोगों को ले रहा हूँ कि पर्टिकुलर इसके लिए कि भैया ये मुझे ये बना के दे देना, ये करके दे देना, आपका काम खत्म, तो आपको उतने पैसे मिल जाएंगे, ये सब हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये इनफॉर्मल इकोनॉमी टाइप हो गया। और इसमें मुझे ना ही उन लोगों का कोई ध्यान रखना है, ना ही सोशल सिक्योरिटी के बारे में देखना है, ना ही कुछ देखना है। तो ये एक बेनिफिट होता है। इसलिए फॉर्मल एंटरप्राइजेज जो है वो भी यहाँ पर इनफॉर्मल वर्कर जो है उन्हें ज़्यादा लेते रहेंगे, जिससे कि फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिले, है ना, और लेबर कॉस्ट जो है वो भी यहाँ पर कट हो जाए। अगर मैं यहाँ पर रेगुलर मंथली एम्प्लॉयज़ पर लगाता हूँ तो बट ऑब्वियसली ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, और यहाँ पर इनको लेता हूँ तो यहाँ पर कम इस पर, अच्छा तुम नहीं कर रहे होगे दूसरे करेंगे, दूसरे नहीं कर रहे, अच्छा उसको दे दो। मतलब यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ज़्यादा है, तो जो यहाँ पर कम बोली लगाएगा उसको यहाँ पर लिया जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ज़्यादा फॉर्मल जॉब जो है वो क्रिएट करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम यहाँ पर क्या कर सके, हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो कनेक्शन है वो बिल्डअप कर सके। जैसे कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब हमने फॉर्मल इकोनॉमी जो है उसके बारे में देखा था वो कितनी हैम्पर हुई है, लेकिन जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है वो ज़्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिलती है इंडिया में, और वो कितनी हैम्पर हुई है हमें पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि उसके बारे में डाटा ही अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ज़्यादा फॉर्मल जॉब्स क्रिएट करने की ज़रूरत है। किस तरीके से कर सकते हैं, लेबर इंटेंसिव ग्रोथ के जरिए, ठीक है, जो यहाँ पर इनफॉर्मल वर्कर्स है वो यहाँ पर जॉब्स की तरफ जा सके। उसी के साथ साथ उन्हें यहाँ पर रजिस्टर करवा कर जो इनफॉर्मल इंटरप्राइजेस है उनके टैक्सेस यहाँ पर कलेक्ट करके, जिससे कि हमें डाटा जो है वो कम से कम मिलता रहे।
इंडियन एंटरप्राइजेज जो है वो यहाँ पर इनफॉर्मल फर्म्स जो है उन्हें रजिस्टर करने के लिए कंपेल करते हैं, और टैक्स कंप्लायंट जो है वो भी यहाँ पर डिमोनेटाइजेशन के थ्रू बोलिए, जीएसटी फॉर्मलाइज जो है वो यहाँ पर करने के हिसाब से बोलिए कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है क्या वो इतनी सिंपल है? इतनी सिंपल नहीं है लीगल कंसिडरेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो। यहाँ पर अगर आप देखोगे इनफॉर्मल एंटरप्राइजेज जो है वो यहाँ पर उनकी इनकम जो इनफॉर्मल वर्कफोर्स है वो यहाँ पर अगर देखे जाए तो जो चीज़ें हैं वो इतनी आसानी से नहीं आने वाली है फॉर्मल सेक्टर में। इसके लिए हमें यहाँ पर जो टेक्निकल और बिजनेस स्किल्स है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, फाइनेंशियल सर्विसेज है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, एंटरप्राइज सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिससे कि यहाँ पर मार्केट में वो कम्पीट कर सके और यहाँ पर कंप्लीटली वो फॉर्मल इकोनॉमी में आ सके। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमने उन पर डिमोनेटाइजेशन थोप दिया, जीएसटी थोप दिया तो वो आ गए, है ना, ऐसा नहीं होता है। क्लियरली यहाँ पर ट्रांजिशन जो है इनफॉर्मेलिटी से फॉर्मेलिटी की तरफ ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और ओवरनाइट ये होने वाली नहीं है। अब यहाँ पर पॉलिसी जो है इनफॉर्मेलिटी पर जो देखने को मिलती है वो यहाँ पर सिर्फ फॉर्मलाइजेशन जो है इनफॉर्मल एंटरप्राइजेस का उस पर नहीं रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी यहाँ पर डिसेंट वर्कफोर्स जो है वो यहाँ पर रहे और फॉर्मल इकोनॉमी में वर्कफोर्स ज़्यादा जाए एज कम्पेयर टू इनफॉर्मल इकोनॉमी, वो भी यहाँ पर देखा जाना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो इनफॉर्मल वर्कर्स है अगर उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए, है ना, कैसे सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर अगर प्रोवाइड करके कि भाई आप अगर इनफॉर्मल इकोनॉमी में किसी को ले रहे हो तो आपको सोशल प्रोटेक्शन जो है वो देना पड़ेगा, है ना। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो वर्किंग कंडीशन है उस पर अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए जाते हैं, एडिक्वेट लिविंग वेजेस अगर प्रोवाइड किया जाता है, जो वर्किंग आवर्स है वो यहाँ पर रिड्यूस किए जाते हैं, नहीं तो चल रहे हैं 12-12 घंटे 14-14 घंटे लोग काम कर रहे हैं, मतलब नहीं है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर हमें यहाँ पर इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल इकोनॉमी में कन्वर्ट करना है तो अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया है फॉर्मल इकोनॉमी इनफॉर्मल इकोनॉमी में डिफरेंस हमने देखा, किस तरीके से हम यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या यहाँ पर हो सकता है आगे का सिनारियो कि यहाँ पर इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है ज़्यादा ग्रो हो सकती है एज कम्पेयर टू फॉर्मल इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पर जो लॉसेस है, जॉब लॉसेस है, यहाँ पर ज़्यादा हमें देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट इस पर पढ़ते हैं, इंडियाज़ वर्ल्ड। ये भी हमारे जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 पेंडेमिक अगर हम देखते हैं तो इफेक्टिवली इसने जो मल्टीलैटरल स्ट्रक्चर है उसके फ्लॉज यहाँ पर काफ़ी एक्सपोज किए हैं। मतलब जो लैक्यूना यहाँ पर हमें देखने को मिलता है नेशनल कैपेसिटीज़ में, पर्टिकुलरली हेल्थ केयर में, ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। मल्टीलैटरलिज्म जो है काफ़ी सफ़र कर रहा है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब इतना बड़ा नाम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, है ना, बाकी के नॉन परमानेंट मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। 5 परमानेंट मेंबर जिनके पास वीटो पावर है, जो पूरे देश एंड दुनिया को पीस रखने की, शांतिता रखने के लिए यहाँ पर काम कर रहा है, अग्रेसर है। उसमें हमें कौन कौन सी कंट्रीज देखने को मिलती है, क्या आप कमेंट सेक्शन बता सकते हो। अब उसमें एक कंट्री देखने को मिलती है, वो है चाइना। अब चाइना जो है उसका भी यही रोल है कि यहाँ पर पीस रहना चाहिए, शांतता रहना चाहिए। अगर कोई भी यहाँ पर पेंडेमिक आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उससे फेस करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब यहाँ पर पेंडेमिक चाइना में शुरुआत हुई तो यहाँ पर उन्होंने जो एक्शन है वो लेने से ही मना कर दिया, जो रिजोल्यूशन है उस पर चर्चा करने से ही मना कर दिया, अपना वीटो पावर इस्तेमाल करके। ये गलत है ना। तो इसलिए यहाँ पर फ्लॉज जो है उसका देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आयरनीज देखने को मिल रही है कि यहाँ पर लीडरशिप रोल जो है जब वो प्ले करना है तो डिस्कशन जो है जिस पर यहाँ पर बहुत बड़ा थ्रेट है, लोगों की ज़िंदगी पर थ्रेट है, मिलियंस जो है उनकी सिक्योरिटी पर थ्रेट है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। रैपिड स्प्रेड जो हुआ है कोरोना वायरस का अराउंड दी वर्ल्ड, उसने यहाँ पर फ्रेश अपॉर्चुनिटीज़ जो है डिफरेंट कंट्रीज़ को डायलॉग करने के लिए वो यहाँ पर क्रिएट की है। जैसे कि मोदी जी ने भी ब्रिक्स जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ मिलकर कहा था कि हम यहाँ पर साथ में मिलकर एक जो दुनिया है उनके लिए मिसाल बन सकते हैं अगर हम साथ में यहाँ पर काम करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर होप है, स्कोप है कि न्यू ग्लोबल कॉम्पैक्ट जो है वो यहाँ पर क्रिएट किया जा सके। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन जो है वो सिर्फ अब डॉलर्स में मेजर नहीं किया जा सकता है, लेकिन लीडरशिप जो है कंट्रीज़ की उसमें ही मेजर किया जा सकता है कि लीडरशिप किस तरीके की। अब ऐसा नहीं है कि जो कंट्रीज़ यहाँ पर ज़्यादा पैसा जो है वो दे रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है किसी फर्म को, तो मतलब उसका यहाँ पर दबदबा रहेगा ना। अब यहाँ पर जो लीडरशिप है वो यहाँ पर मायने रखेगी। और उसी के साथ साथ जो आइडियाज़ है, रिसोर्सेस है, वो किस तरीके से आप शेयर करते हो इंटरेक्शन मैकेनिज्म को डेवलप करने के लिए, किस लिए मॉनिटर करने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए, अर्ली वार्निंग के लिए, और जो नेशन स्टेट्स हैं उनके बीच में कोऑपरेट करने के लिए, इंक्लूडिंग वैक्सीन डेवलपमेंट। क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो कोरोना वायरस का इतनी जल्दी जाने वाला है बिल्कुल नहीं। ये तो ऐसा है कि एक इंसान पूरी कंट्री में अगर एक इंसान को होता है तो वो पूरे कंट्री में स्प्रेड कर सकता है।
तो ऐसे सिनारियो में जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक यहाँ पर कोरोना वायरस जो उसे रोका नहीं जा सकता है। अगर आप स्पेनिश फ्लू देखोगे वो भी 2 साल तक टिका था, तो बहुत सारी जो फ्लूज है वो भी यहाँ पर बहुत साल तक टिकते हैं, तो ये भी टिक सकता है। और इसीलिए यहाँ पर क्या है, जो WHO है उनकी जो लिमिटेशन है उसके बियॉन्ड जाकर ये फ्रेमवर्क जो है वो यहाँ पर बिल्डअप किया जाना चाहिए। नीड ऑफ द आवर क्या है, अभी जो एक्चुअल में हमें करना है वो क्या है कि यहाँ पर ज़्यादा इफेक्टिवली हमें डील करना है इलीगल स्लॉटर जो होते हैं एक्सोटिक एनिमल्स के, उसके साथ डील करना है। अगर आप देखोगे चाइना में किस तरीके से मार्केट चलता है ना, कितना स्लॉटरिंग होती है। और ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो जो वायरसेस होते हैं वो जूनोटिक होते हैं, मतलब जो एनिमल्स है उसके थ्रू ह्यूमंस में ट्रांसमिट होते हैं। अब ऐसे सिनारियो में आप सोचिए कि जो इलीगल स्लॉटरिंग होती है, इलीगल यहाँ पर जो एनिमल्स को ले जाया जाता है, वो अगर हम रोके तो यहाँ पर जो वायरसेस है उन्हें भी, ऐसे अनफॉर्चुनेट जो वायरसेस होते हैं उन्हें स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। इसलिए यहाँ पर एफर्ट जो है ये लिए जाने चाहिए जिससे कि हम कन्वेंशन जो इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना जो साइट्स है उसमें लिया जा सके, जिसमें मल्टीलैटरल ट्रीटी जो है जिसमें 180 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज शामिल है। उसी के साथ साथ रिन्यूड फोकस जो है वो सिर्फ इलीगल इंटरनेशनल ट्रेड में नहीं, लेकिन यहाँ पर जो हजार्डस एक्सप्लॉयटेशन होता है एक्सोटिक वाइल्ड लाइफ स्पीशीज का वो भी यहाँ पर किया जाना चाहिए, उसमें भी किया जाना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स है उनकी यहाँ पर जो तस्करी है वो ना हो सके, उन्हें यहाँ पर इलीगली जो स्लॉटरिंग है वो ना हो सके। जितने भी सिग्नेटरी स्टेट्स है चाइना को इंक्लूड करके वो यहाँ पर इसे पास करना चाहिए, एनफोर्स करना चाहिए, जिससे कि डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वाइल्ड एनिमल्स का वो भी यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके। जैसे कि मार्केट भरता है चाइना में कि लो भैया जो जानवर लो, जो डॉग्स लो, ये लो, बैट्स खा रहे हैं, चूहे खा रहे हैं यार जिंदा, समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए, ठीक है, तब हम जाकर यहाँ पर कंट्रोल जो है वायरस है, जो इस तरीके के अनफॉर्चुनेट अनफोर्सिन जो वायरसेस निकल कर आते हैं उन्हें हम कंट्रोल कर सके। अब इंडिया जो है गुड रिलेशन एंजॉय करता है मल्टीपल पावर्स के साथ, है ना, इसीलिए इंडिया एक लीडरशिप वाला रोल जो है वो अदा कर सकता है। जैसे कि हमने कहा है कि अब यहाँ पर डॉलर कितने फेंक रहा है कोई उस पर मतलब नहीं है, लीडरशिप रोल किस तरीके से कोई कौन अदा कर रहा है, किसकी किसके साथ ज़्यादा पट रही है वो यहाँ पर मैटर करेगा। और इंडिया जो उसके गुड रिलेशन है मल्टीपल पावर्स के साथ, अगर आप देखोगे रशिया के साथ भी है, अगर आप देखोगे यूएसए के साथ भी है, अगर आप देखोगे अरब्स के साथ भी है, अगर आप देखोगे ईरान उनके साथ भी है, जहाँ पर यूएसए जो है वो अच्छा परफॉर्म ये नहीं गए, उनके रिलेशन खराब है ना। और फ्रांस के साथ है, मतलब मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज अगर आप देखोगे उनके साथ है, यूके के साथ है। तो इस तरीके से इंडिया जो है वो एक लीडरशिप वाला रोल अदा कर सकता है। ब्रिक्स में एक बड़ी लीडरशिप जो इंडिया है उसकी तरफ से देखने को मिली है। एक्सीलेंट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव जो है वो यहाँ पर देखा जाना चाहिए, और यहाँ पर इंडिया जो है फुल्ली कैपेबल है कि यहाँ पर जो भी शॉक आया उससे लड़ सके। जो हार्डशिप यहाँ पर आ रही है, इंडिया जो है उसने यहाँ पर साथ में मिलकर जितनी भी कंट्रीज है मल्टीलैटरलिज्म के साथ यहाँ पर बाहर निकलना चाहिए, और यहाँ पर क्या करना चाहिए, जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके साथ यहाँ पर ह्यूमैनिटी जो है उसके भी इंटरेस्ट रखना चाहिए, ठीक है। ह्यूमैनिटी का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट के, नैरो नेशनल इंटरेस्ट जो है उसके अबव यहाँ पर देखने को मिलना चाहिए, तब जाकर हम यहाँ पर इस तरह की पेंडेमिक जो है उससे लड़ सकते हैं। तो ये पूरा सिनारियो यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कृषि प्रधान। अब हमारे देश में जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी ऊपर है। अब 2019-20 की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो 11.3% से ग्रो हुआ है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे मोर देन द एनुअल जीडीपी इंक्रीज ऑफ 7.9%। अब नीति आयोग के मेंबर के बारे में अगर हम देखें रमेश चंद, तो इन्होंने कहा है कि फर्स्ट टाइम 1980-81 के बाद से जो फार्म सेक्टर है उसकी ग्रोथ यहाँ पर नॉन फार्म जो है उससे ज़्यादा हुई है। करंट फिजिकल अप्रैल जून क्वार्टर अगर हम देखते हैं, डेफिनेटली एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है यहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर यहाँ से ऊपर जा सकती है, क्योंकि बट अब ऐसे बाकी चीज़ें वो ठप बैठी हुई, एग्रीकल्चर जो है वो चल रहा है ना। जो फूड है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी से लोगों को पता चल रहा है कि उनकी ज़रूरतें कितनी कम है ना। हमें यहाँ पर ये पता चलता है इससे ज़रूरतें हमारी कितनी कम है, और इसीलिए सभी के ज़मीर में जो है वो दम होना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने खुद को लिमिटेशंस में रखा हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चर जो है यहाँ पर इकोनॉमी के मेन इसमें वापस आ चुका है लॉकडाउन के सिनारियो में। अब यहाँ पर ज़रूरत क्या है, यहाँ पर ज़रूरत है कि जो सेक्टर है उसकी पॉसिबिलिटीज़ को मैक्सिमाइज किया जा सके। यहाँ पर जो यूटिलिटी है उसे यहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से डेमोन्स्ट्रेट कर सके, है ना। फोकस जो है वो रहना चाहिए जो कमिंग खरीफ क्रॉप सीजन आ रहा है उसके ऊपर,
स्पेशली यहाँ पर जो सीड्स है वो टाइमली अवेलेबल की जा सके, जो फर्टिलाइजर्स है वो अवेलेबल किया जा सके, जो पेस्टिसाइड्स फार्मर्स को चाहिए वो दिया जा सके, क्रेडिट दिया जा सके और बाकी के इनपुट दिए जा सके, जिससे कि जो खरीफ सीजन है वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से चले और यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर जो अनाज है उसका सप्लाई प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहे, जिससे कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो हमें देखने को ना मिले। और उसके बाद यहाँ पर लेबर जो है, मशीन जो है वो भी इसमें आती है। गवर्नमेंट जो है उन्होंने यहाँ पर सीरियसली यहाँ पर कंसिडर करना चाहिए कि जो स्पेशल ट्रेन है लेबरर्स के लिए वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अरेंज की जा सके, नहीं है ना। तो पैडी ट्रांसप्लांटेशन आप बोलिए, एग्रीकल्चर रिलेटेड ऑपरेशंस बोलिए, तो लेबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वो अगर अपने गाँव में जाएंगे तो यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है एटलीस्ट वो सेक्टर यहाँ पर बहुत ऊपर जा सकता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो फार्म प्रोड्यूसर्स है वो भी यहाँ पर सभी रिस्ट्रिक्शन से उसे मुक्त कर देना चाहिए। स्टॉकिंग बोलिए या फिर डोमेस्टिक मूवमेंट बोलिए, एक्सपोर्ट बोलिए, कुछ भी वहाँ पर उस पर लगाना नहीं चाहिए, जिससे कि इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट भी अच्छा कर सके और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो हमें यहाँ पर जो इकोनॉमी है उसे ऊपर ले जा सके इस दौरान जहाँ पर बाकी सेक्टर जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर द हिंदू जो है उसमें से न्यूज़ हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पर डेड फ्रैगमेंट जो है नोवेल कोरोना वायरस के वो यहाँ पर फॉल्स पॉजिटिव जो है वो देखने को मिल रहा है रिकवर्ड पेशेंट्स के। अब देखिए बहुत बार देखने को मिला है जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए ये चीज़ को पूरा, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। रिकवर्ड पेशेंट जो हो जाता है, जो रिकवर्ड हो गया है, अब ये माना जाता है कि उसके अंदर एंटीबॉडीज जो है वो क्रिएट होते हैं, एंटीबॉडीज़ क्रिएट होते हैं, जो सोल्जर्स हमने देखे हैं, कई बार एक्सप्लेन किया है, एंटीबॉडीज़ क्रिएट होते हैं। तो एंटीबॉडीज़ अगर क्रिएट हो रहे हैं तो बट ऑब्वियस है कि फिर से उसे वायरस जो है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये पाया गया था कि जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं उनके अंदर भी कुछ दिनों के बाद फिर से पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो पाई जाती है, फिर से पॉजिटिव सिनारियो आता है। अब ये माना जा रहा था कि साला मतलब ये पॉजिटिव जो आ रहे हैं तो क्या फिर से इनको अफेक्ट कर रहा है, फिर से इनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है डाउन हो रही है, क्या फिर से कोरोना वायरस हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर ये समझा गया है कि डेड फ्रैगमेंट जो है वो होते हैं, मतलब यहाँ पर क्या है, सेल्स में जो वायरस है उसके डेड, मतलब वायरस आप समझ लीजिए लेमन लैंग्वेज में जो वायरस है वो जिंदा नहीं है, वो मर चुका है, जिंदा नहीं है, मर चुका है। और फिर भी यहाँ पर जो टेस्ट हम करते हैं उससे पता नहीं चलता है कि जिंदा है या मरा हुआ है, सिर्फ हमें फ्रैगमेंट्स देखने को मिलते हैं और जिससे कि ये होता है कि पॉजिटिव टेस्ट जो है वो आ जाता है। मतलब यहाँ पर एक्चुअल में वायरस जो है डेड होता है, उसके कुछ फ्रैगमेंट्स पड़े हुए होते हैं, उससे ये टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाती है। बाकी इसमें ऐसा नहीं होता है कि ये फिर से कोरोना वायरस जो है उससे इन्फेक्ट हुआ है। अब यहाँ पर हम मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो ये हमने जो स्टेट पूछा था ये है हिमाचल प्रदेश, तो बड़े मैप में भी एक बार इसे देख लेते हैं। तो ये हमारी खूबसूरत धरती, हम जूम करते हैं तो हमें भारत जो है वो देखने को मिलता है और उस स्टेट तक पहुंचने के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये वो स्टेट आप देख सकते हो जो मैंने आपसे मैप में पूछा था, ये है वो स्टेट हिमाचल प्रदेश। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपने ज़रूर लिखी होगी। ये हमारे वीडियो का एंड। वीडियो अगर आपको पसंद आता तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।